हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। और जितने भी ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस यूनिट से ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में कराया है। क्वेश्चन का मैंने प्रयास किया कि एक्सप्लेनेशन भी करता चलूं ताकि उनसे संबंधित भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँ। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि इसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएं वो आपको समझ में आ जाएं। इसके साथ ही साथ आप ये भी प्रयास कर सकते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरफ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस प्रकार से इसको टाइप किया है कि आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस सेट की तरफ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो लगे कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज करिएगा, इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़िएगा, फिर उसके बाद से जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित डोमेनों में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ डोमेन दिए गए हैं और आपसे यह पूछे जा रहे हैं कि अनुलाभकारी व्यापार हेतु कौन सा ऐसा डोमेन है इन चारों विकल्पों में से जिसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। पहले देखिए, ऑप्शन दिया गया है NIT जिसको नेट भी कहते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है ADU और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कॉम, फिर उसके बाद से आपको डी ऑप्शन दिया गया है ORG। और आपको यही बताना है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा डोमेन है जो अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम। ठीक है, जो आप देखते हैं कोई वेबसाइट होती है उसके आगे .com लगा होता है, ये एक प्रकार का डोमेन है। देखिए, इसका काम क्या होता है कि आपकी ये वेबसाइट, जब कोई भी वेबसाइट आप सर्च इंजन में, सर्च इंजन चाहे आपका गूगल का हो, फिर उसके बाद से कोई भी सर्च इंजन में जब किसी वेबसाइट को आप सर्च करते हो तो ये डोमेन क्या करता है, आपके वेबसाइट को ढूंढने में काफ़ी मदद करता है। इसीलिए इस डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है हर वेबसाइट के नाम के आगे। जैसे भी आपका जैसे hindi.com, फिर जानो यहाँ .com, इस प्रकार से जो आप नाम अपने वेबसाइट का रखते हैं और उसके आगे डॉट करके .com होता है, कई सारे डोमेन होते हैं, .in होता है, .org होता है, फिर .gov होता है। तो ये सभी डोमेन आपके वेबसाइट को सर्च इंजन में सर्च करने में मदद करते हैं और आसानी के साथ आप उन वेबसाइट को सर्च कर पाते हैं, इसीलिए इस डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं कि आपको डोमेन का मतलब समझ में आ गया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर बहुत ही डिटेल में समझा जा सकता है, जैसे डोमेन क्या होता है, डोमेन के प्रकार क्या हैं, डोमेन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे कुछ डोमेन के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप ये EDU देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है एजुकेशन की जो वेबसाइट होती हैं .edu करके उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। .com का आप तो इन्फॉर्मेशन से संबंधित और कई सारे वेबसाइट के जो है इस्तेमाल में इसका डोमेन लिया जाता है। और उसके बाद जो ये ORG आप देख रहे हैं यहाँ पे, ORG वाला ये डोमेन, इसका इस्तेमाल जो संगठन होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सामाजिक हेल्प करते हैं जिस तरीके से, उसमें जो है उस प्रकार के वेबसाइट को डेवलप करने के लिए इस डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी काफ़ी डोमेन हैं जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके साथ जानते हुए चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया जा रहा है ड्रम प्रिंटर, सी ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया लेजर प्रिंटर।
तो पहले मैं बता देता हूं आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब कि जिसका प्रभाव जो है पेज पे पड़ता हो, जैसे कि जो पुराने प्रिंटर पहले के आते थे उन प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं। उसमें लेटर्स जो है किसी मेटल पे फिक्स होते हैं। जैसे में कि आप टाइपराइटर पुराना देख सकते हैं जिसमें जब हम लेटर्स को टाइप करते हैं तो वो जो लेटर्स होते हैं वो किसी मेटल के तार के साथ फिक्स होते हैं। जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो पेपर के साथ जाके टकराते हैं और वो लेटर उस पर प्रिंट हो जाता है। तो उस प्रकार के जो भी प्रिंटर होते हैं उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के कई सारे टाइप्स होते हैं। पहले आप इसका आंसर करें, फिर उसके बाद से मैं उसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यानी कि ये दूर से ही लेटर को प्रिंट कर देता है लेजर के माध्यम से, वो पेज के साथ जाके स्पर्श नहीं करता है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और देखिए इसके टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में भी आप याद रख लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन मॉडिफाई भी कर दिया जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के जो टाइप्स होते हैं उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है, फिर उसके बाद से डेजी विल प्रिंटर भी आता है, फिर लाइन प्रिंटर आता है, फिर चैन प्रिंटर आता है, फिर ड्रम प्रिंटर आदि भी आते हैं। ठीक है। और देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से प्रिंटर को शामिल किया जाता है उसको भी आप याद कर लीजिए, जिसमें लेजर प्रिंटर आता है। लेजर प्रिंटर में आपको जैसे ने बताया कि ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर से अपोजिट काम करती है। ये जो स्पर्श करके जो है प्रिंट करती है लेटर को, लेकिन ये लेजर के माध्यम से जो है कागज पे जो लेटर्स होते हैं उनको प्रिंट करते हैं। इनमें जो है लेजर प्रिंटर आता है, फोटो प्रिंटर आता है, इंजेक्ट प्रिंटर आता है, पोर्टेबल प्रिंटर आता है और इसके साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी आता है। तो आशा करता हूं कि आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी क्लियर हो गया। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्स भी बताऊं, ताकि आपका जो है एक क्वेश्चन नहीं उसके साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन भी कवर हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि डीवीडी का परिवर्णी किससे के लिए यहाँ पे है, यानी कि डीवीडी का आपको फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। इसके लिए देखिए पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर डिजिटल वेक्टर डिस्क, बी ऑप्शन दिया गया है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डी ऑप्शन दिया गया है डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको कहते हैं, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। देखिए डीवीडी जो है एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। आप सभी ने देखा है कि अभी जब हम पेन ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा स्टोर के कई और भी डिवाइस आ चुके हैं। उससे पहले हम डीवीडी का इस्तेमाल करते थे, सीडी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम मूवी भरे होते थे, पूरे गाने भरे होते थे, जिनको हम मार्केट से परचेज करके अपने डीवीडी के डिवाइस में लगाकर उसको देखते थे। तो पहले उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आज के समय में उसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। आज के समय में पेन ड्राइव का इस्तेमाल हो रहा है, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हो रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे डीवीडी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़े, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। और ये क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट आपका जून यहाँ पे 2017 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए पहला स्टेटमेंट इसको पढ़ लेते हैं हम। इसमें पूछा जा रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उपसमुच्चय माना जाता है। अगला जो स्टेटमेंट्स इसमें दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। और आपको अब बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। इसके संदर्भ में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है नहीं एक सही है ना ही 2 सही है, यानी कि पहला भी नहीं सही है दूसरा भी नहीं सही है। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है केवल दूसरा सही है, और डी ऑप्शन दिया गया है केवल पहला सही है। तो अब आपको सही आंसर बताना है कि इन दोनों
स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सही है या नहीं सही है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और मैं बता रहा हूं कि ये कैसे राइट आंसर आपका है, यानी कि पहला भी आपका सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, और यहां पे बताया जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उपसमुच्चय माना जाता है। देखिए आईटी का उपसमुच्चय ये नहीं माना जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी डिवाइस भेजने वाले होते हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर अलग है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जो है इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पे ये किसी प्रकार से ये स्टेटमेंट्स आपका सही नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। यहाँ पे ये भी गलत है पूरी तरीके से, यानी कि सॉफ्टवेयर होता है तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरा ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा भाग तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसको पूरा ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी आपका पूरी तरीके से गलत है। देखिए कॉपीराइट में क्या होता है कि अगर आपका कोई कंटेंट है जो आपने बनाया है, चाहे आपका वीडियो है या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, बुक लिखा है, अगर उनमें से कोई बिना इजाजत के व्यक्ति आपके कंटेंट को चुराता है तो वो आपका कॉपीराइट में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत हो जाता है, जिससे आपका ऑप्शन बी क्या सही हो जाता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, यानी कि कौन से ऐसे मेमोरी के टाइप्स इसमें हैं जो जिनका स्पीड जो है डेटा ट्रांसफर का जो है उच्चतम से न्यूनतम है। आपको उस क्रम को बताना है इन चारों विकल्पों में से। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, और फिर उसके बाद से है कैश मेमोरी, सीपीयू और रजिस्टर्स। फिर उसके बाद से बी ऑप्शन है आपका सीपीयू, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। उसके बाद सी ऑप्शन है आपका सीपीयू, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसके बाद से है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। फिर लास्ट में दिया गया है आपका कैश मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है गति के आधार पे, यानी कि किस में डेटा सबसे ज़्यादा तेजी से ट्रांसफर किया जाता है, किस मेमोरी से। तो सबसे ज़्यादा तेजी से जिसमें होता है उसको पहले रखेंगे, फिर उसके बाद जो उससे कम गति के होंगे। तो इस क्रम में जो है आपको लगाकर सही आंसर बताना है इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका सीपीयू रजिस्टर्स आ जाएगा, जिसमें डेटा बहुत तेजी के साथ जो है प्रोसेस होता है, ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद से कैश मेमोरी आता है, फिर मेन मेमोरी आता है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज में आपका जो भी आप हार्ड डिस्क हो गया वगैरह वगैरह वो आता है। ठीक है, तो ये क्रम हमारा सही हो जाएगा पूरी तरीके से, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। गति के आधार पे जो है आपको मेमोरी को यहाँ पे क्रम में लगाना था। सबसे तेज गति जो डेटा ट्रांसफर करेगा उसको पहले नंबर पे, फिर दूसरे, तीसरे, इस प्रकार से इसको क्रम में लगाना था। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक कथन दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, अभिकल्प विकास, क्रियान्वयन, प्रायोजन का प्रबंधन, विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि जितने भी इसमें आपको बताए गई हैं बातें वो किससे संबंधित है इन चारों विकल्पों में से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का अध्ययन, जैसे कि अभिकल्प विकास, क्रियान्वयन, प्रयोजन का प्रबंधन, विशेषतः सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी से संबंधित है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको शॉर्ट नेम में आईटी भी कहा जाता है, और बी ऑप्शन है सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी कहते हैं। सी ऑप्शन है सूचना और प्रदत्त प्रौद्योगिकी, जिसको आईडीटी भी कहते हैं, और डी ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि, जिसको शॉर्ट नेम में एआई कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स ऊपर दिया गया है वो किससे संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
सूचना प्रौद्योगिकी से ये संबंधित है, जिसको हम आईटी शॉर्ट नेम में कहते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का जो अध्ययन है और उसके साथ साथ जो अभिकल्प विकास का काम है, क्रियान्वयन का जो कार्य है, प्रायोजन या प्रबंधन के जो काम है, उसके साथ ही साथ सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग और कंप्यूटर हार्डवेयर जो डेवलप किए जाते हैं उससे संबंधित काम है, वो किसके द्वारा होता है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के द्वारा होता है। इसको आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से जाना जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको यह बताना है कि सीडी रोम में फाइल को जो कॉपी किया जाता है और उसके बीच का जो सारा प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। देखिए, पहला जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे बर्निंग कहते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है जिपिंग कहते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है डिजिटाइजिंग कहते हैं और उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है रिपिंग कहते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग कहते हैं। यानी कि सीडी रोम में जो डेटा आपका कॉपी होता है और उसके बीच का जो सारा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को ही बर्निंग कहते हैं। आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वार्म कहते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है वायरस कहते हैं, सी ऑप्शन है थ्रेट कहते हैं और डी ऑप्शन है स्पैम कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया जो अयाचित मेल होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसको स्पैम कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या कहते हैं उसको, स्पैम कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि दशमिक संख्या 48 का द्विधारीय समतुल्य 110000 है तो दशमिक संख्या 51 का द्विधारी समतुल्य क्या है। देखिए, ये बाइनरी सिस्टम है, यानी कि बाइनरी नंबर को किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा रहा है अंकों में। तो इसमें आपको बताना है, जैसे कि बाइनरी संख्या में 48 को जो है 110000 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से 51 को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका वो दिया गया है 110011 यहाँ पे दिया गया है। फिर बी ऑप्शन है आपका 110010 दिया गया है। फिर सी ऑप्शन है 110001 दिया गया है। फिर डी ऑप्शन है 110100 दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि 51 का यहाँ पे बाइनरी संख्या क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का यहाँ पे बाइनरी नंबर हो जाएगा आपका 110011। देखिए, बाइनरी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो बाइनरी अंकों को जो है डेसिमल में बदलने के लिए सबसे पहले आपको उसके अंकों का मान जो है स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। उनके जो भी अंक होते हैं उनके स्थानीय मान को निकालने के बाद आपको गुणा करके उन्हें जोड़ देना होता है, तब जाके आपका जो है बाइनरी नंबर ज्ञात हो जाता है। एक बार और क्लियर से सुन लीजिए कि बाइनरी अंकों को डेसिमल में बदलने के लिए उसके अंकों के मान को स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट भी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से मेमोरी सर्किट का कौन सा एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है RIM, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड एनेंशियल मेमोरी, और बी ऑप्शन दिया गया है RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सी ऑप्शन दिया गया है ROM, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से मेमोरी सर्किट का कौन सा एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम। यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो रोम
इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें डेटा जो है पहले से ही फिट होता है। इसमें जो है कोई भी नया डेटा ऐड नहीं किया जा सकता, यानी कि नए डेटा को नहीं जोड़ा जा सकता। और इसमें जो भी डेटा प्रोग्राम या फीड किया होता है वो कंप्यूटर के संचालन से संबंधित होता है, यानी कि कंप्यूटर ओपन कैसे होगा, कंप्यूटर का इंटरफेस कैसे दिखाई देगा। तो इससे संबंधित प्रोग्रामिंग के जो डेटा होते हैं उसमें पहले से फीड होते हैं और उसी प्रकार से कंप्यूटर वर्क करता है। तो आपको याद रखना है कि रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और इसमें पहले से ही डेटा जो फीड होता है उसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नया डेटा जोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें जो डेटा होता है वो कंप्यूटर के संचालन के लिए होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर कैसे ओपन होगा, बंद कैसे होगा, ऑपरेट कैसे होगा। तो इसमें इस प्रकार के डेटा को फीड किया जाता है, कोई भी नया डेटा इसमें ऐड नहीं किया जाता। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि NMIICT का फुल फॉर्म क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, बी ऑप्शन दिया जा रहा है नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस ICT, और सी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT, और डी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि NMEICT का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ICT का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे यह एक प्रकार का मिशन है शिक्षा से संबंधित, विद्यार्थियों को जो है डिजिटल कैसे पढ़ाया जाए, ऑनलाइन से संबंधित। तो इसके लिए जो है ICT के माध्यम से ये सारा काम होगा। तो ये एक प्रकार का मिशन है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, और ये कैसे संपन्न किया जाएगा, ICT के माध्यम से। और ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। इंस्टेंट का मतलब तुरंत जो है उस पर हम मैसेज कर सकते हैं और वो मैसेज जिस व्यक्ति को भी कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाए। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ पर पहले जो दिया गया व्हाट्सएप के बारे में आप सभी परिचित होंगे। गूगल टॉक के बारे में भी आपको पता होगा, और उसके साथ ही वाइबर। तो देखिए व्हाट्सएप की तरह भी वाइबर एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप है जिसमें हम ऑडियो वीडियो कॉल जो है इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इसके साथ साथ मैसेजिंग करते हैं। तो देखिए नीचे दिया गया है कुछ कूट, और हमें बताना एक से अधिक सही भी हो सकता है या तीनों सही हो सकते हैं या एक भी नहीं सही हो सकते हैं। इसके संदर्भ में नीचे कूट दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन कूट में दिया गया है केवल ए और बी सही हैं, बी ऑप्शन दिया गया है केवल बी और सी सही है, और सी दिया गया है केवल ए सही है, और डी ऑप्शन दिया गया है ए बी और सी तीनों सही हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। अगर पता है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे ए और बी और सी ये तीनों सही आपके हो जाएंगे। इन तीनों के माध्यम से जो है आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अगर वो जो है इस प्रकार के एप्लीकेशन को यूज करता है। व्हाट्सएप के द्वारा भी आप इंस्टेंट मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद गूगल टॉक के द्वारा भी आप कर सकते हैं, और वाइबर के द्वारा भी कर सकते हैं। वाइबर के बारे में आप परिचित नहीं है, लेकिन वाइबर जो है व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है। इसके माध्यम से भी आप वीडियो, ऑडियो और मैसेजिंग की जो है फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से जो है ये सारी चीजें ऑपरेट होंगी। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर में एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 बिट्स होते हैं, बी ऑप्शन दिया गया है 8 बिट्स होते हैं, और सी ऑप्शन दिया गया है 16 बिट्स होते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 10 बिट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि एक कंप्यूटर में एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 8 बिट्स होते हैं।
1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 1 जीबी में आपका कितना एमबी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो 1 जीबी में जो है आपका 1024 एमबी के आसपास होता है। और उसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 एमबी में कितने केबी होते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एमएस वर्ड, बी ऑप्शन है विंडोज, सी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स और डी ऑप्शन है एक्रोबैट रीडर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखिए ये ओपन सोर्स का मतलब ये आसानी से उपलब्ध है आपको, आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। बाकी जो आपका एमएस वर्ड है, विंडोज है, एक्रोबैट रीडर है, इनको आपको पे करना पड़ेगा और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बिना पेड आप इसका फुल वर्जन अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी मोजिला फायरफॉक्स जो एक प्रकार का ब्राउजर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल आप फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है और आसानी से ये जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब कहीं से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और निःशुल्क आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके और भी विकास के लिए और इसके डेवलप के लिए आप इसमें कुछ भी संशोधन भी कर सकते हैं। ये भी आपको ओपन सोर्स के अंतर्गत इन बातों को बताया जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको उसके बारे में बताना है। पहला जो ऑप्शन है माइक्रोफोन, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है जॉयस्टिक और डी ऑप्शन है मॉनिटर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको ऐसे विकल्प को बताना है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, यानी कि कोई भी डेटा जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई देता है जब भी आप इनपुट करते हैं। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे कुछ डाटा कंप्यूटर में जाता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड, कुछ टाइप करते हैं तो डाटा कंप्यूटर में जाता है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है। और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जैसे कि आपका हेडफोन हो गया और जिसमें आप म्यूजिक सुनते हैं, आपका मॉनिटर हो गया, जो आउटपुट देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स बताए वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया मेल ज्वाइन, बी ऑप्शन है मेल कॉपी, सी ऑप्शन है मेल इंसर्ट और यहाँ पे डी ऑप्शन है मेल मर्ज। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से जो है हम एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को जो है मेल को जो है भेज सकते हैं। ये हमें क्या करता है, समर्थ बनाता है कई व्यक्तियों तक मेल भेजने में। तो इसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। तो मेल मर्ज जो ऑप्शन होता है इसको जो है पूरी तरीके से समर्थ बनाता है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है। निर्गम युक्ति का मतलब है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला जो ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है स्पीकर और सी ऑप्शन है मॉनिटर और डी ऑप्शन है कीबोर्ड।
तो मैंने देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में अभी ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप आसानी के साथ दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। इससे हम कुछ जो है इनपुट करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं, या शॉर्टकट की से कोई अलग टैब खोलते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है आपके इनमें से ये आउटपुट डिवाइस हैं, बाकी प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, यानी कि इनसे आउटपुट निकलता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1 अरब जो अक्षर होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है किलोबाइट, बी ऑप्शन है मेगाबाइट, सी है गीगाबाइट और डी ऑप्शन है टेराबाइट। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गीगाबाइट। देखिए गीगाबाइट जो होता है वो 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें 1 अरब अक्षर के डेटा को जो है हम रख सकते हैं गीगाबाइट में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि निःशुल्क जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन है फेडोरा लाइनेक्स, सी ऑप्शन है ओपन ऑफिस, डी ऑप्शन है आपका अपाचे यानी कि HTTP सर्वर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो निःशुल्क जो है आपको प्राप्त नहीं हो सकता, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है एक प्रकार का आपका ब्राउज़र है जिसमें आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और इससे पहले क्वेश्चन मैंने इसी में कराया था जिसमें यह पूछा गया था आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने बताया था कि मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है जिसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका निःशुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है, यानी कि 25 को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है आपका 10 यानी कि 10101, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 01101, फिर सी ऑप्शन दिया गया है 11001 और डी ऑप्शन दिया गया है 11011। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि 25 को बाइनरी इक्विवेलेंट में जो है कौन सा ऑप्शन होगा, या बाइनरी नंबर में इन चारों विकल्पों में से 25 को क्या लिखा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बाइनरी नंबर में जो है 25 को 11011 लिखा जाता है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं इसके बारे में बार बार इसलिए बोलता हूं कि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बातचीत या चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको कराया। पहला जो ऑप्शन दिया गया है MAC, फिर उसके बाद से बी है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सी ऑप्शन है गूगल टॉक और डी ऑप्शन है आपका अल्टा विस्टा। आशा करता हूं कि इसका जवाब आप 100% कमेंट बॉक्स में सही देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गूगल टॉक। गूगल टॉक जो है एक एप्लीकेशन है जिससे आप इंस्टेंट मैसेज जो है कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप इंस्टेंट मैसेज जो है कर सकते हैं या मैसेंजर के रूप में उसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो गूगल टॉक को जो है आप इंस्टेंट मैसेंजर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है। इससे संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया जा रहा है कि सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल सशक्तिकरण जरूरी है। फिर दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो है डिजिटल सशक्तिकरण जरूरी है। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहभागिता शासन के लिए, सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सशक्तिकरण जरूरी है। और चौथा दिया गया यहाँ पे क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता के लिए डिजिटल सशक्तिकरण जरूरी है। तो अब आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए कूट से ही उत्तर का आपको चयन करना है, यानी एक से अधिक भी कथन सही हो सकते हैं और किसके संदर्भ में, डिजिटल सशक्तिकरण के आशय के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इन चारों में से सही है। पहला ऑप्शन है केवल आपका पहला और दूसरा सही है। फिर बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और डी ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। देखिए पहला इसलिए सही है कि सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल सशक्तिकरण जरूरी है। देखिए जब फिजिकल क्लासेस चलती थी उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे जगहों पे दूर दराज जो है एजुकेशन नहीं पहुंच पाता था, लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे। लेकिन डिजिटल सशक्तिकरण से जो है आप देख सकते हैं कि फोन पे इंफॉर्मेशन पहुंच जा रहा है, कुछ गलत चीजें भी पहुंचती हैं लेकिन इंफॉर्मेशन भी वहां पर पहुंच सकती है। तो इसके माध्यम से जो है हम पूरे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें बताया गया कि सभी डिजिटल स्रोतों का सार्वभौमिक पहुंच हो, यानी कि आसानी के साथ जो है सभी लोगों का डिजिटल माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन हो या कोई भी जानकारी चाहिए तो उनकी पहुंच हो। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूरी है, यानी कि सहभागिता शासन के लिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट देना चाह रही है तो वो डिजिटल तरीके से लोगों को दे सके ताकि उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। नहीं तो पहले क्या होता था कि लोगों को जा जा के बताना पड़ता था कि सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या पॉलिसी हैं, लोगों को वो भी पता नहीं चल पाता था। चौथा यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता, यानी कि क्लाउड के माध्यम से जो है सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता जो है यहाँ पे सुनिश्चित करना जो है डिजिटल सशक्तिकरण का भी आशय होता है। तो इस प्रकार से ये चारों स्टेटमेंट सही हमारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि AF तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है द्विधारी अंक प्रणाली में, बी ऑप्शन है दशमलव अंक प्रणाली में, सी ऑप्शन है आपका षड दशमलव अंक प्रणाली में और डी ऑप्शन है अष्टभुज अंक प्रणाली में। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि AF तक के प्रतीकों का इस्तेमाल इन चारों विकल्पों में से किस में किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, षड दशमलव अंक प्रणाली में जो है AF तक के प्रतीकों का जो है प्रयोग किया गया है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है क्रोम, सी ऑप्शन है याहू, डी ऑप्शन है बिंग। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सर्च इंजन नहीं है, जिसमें हम कुछ सर्च नहीं करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी क्रोम। देखिए क्रोम जो है एक प्रकार का ब्राउजर है जिसमें हम ब्राउजिंग करते हैं, न कि कोई सर्च इंजन। गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि CSS का संपूर्ण रूप क्या है, यानी कि CSS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसका फुल फॉर्म होगा। बी ऑप्शन है आपका कलेक्टिंग स्टाइल सीट, इसका फुल फॉर्म होगा। सी ऑप्शन है आपका कंपैरेटिव स्टाइल सीट, इसका फुल फॉर्म होगा। और डी ऑप्शन है आपका कंप्रहेंसिव स्टाइल सीट, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैस्केडिंग स्टाइल सीट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। अब इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो CSS को जो है 1996 में W3C के द्वारा जो है विकसित किया गया था और यह एक स्टाइल सीट भाषा है जिसका उपयोग मार्कअप भाषा में लिखे डॉक्यूमेंट को जो है सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें लेआउट, रंग और फोटो जैसे सभी तत्वों को शामिल करते हैं। और CSS एक वेब पेज को डायनामिक वेब पृष्ठ में बदलने का तरीका है। यानी कि जो आपका कोई भी आप जब वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रंट में वेब पेज का होम पेज दिखाई देता है, तो जो आप लेआउट देखते हैं उसको रंगीन, उसको और भी आकर्षक बनाने के लिए जो है CSS का इस्तेमाल होता है, जो है यह एक स्टाइल सीट भाषा होती है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के डिटेल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।